भारत और अफ्रीका, दो महाद्वीप, एक साझा इतिहास। हाल के दिनों में ये रिश्ता अचानक से वैश्विक मंच पर सुर्खियों में आ गया है। आखिर ऐसा क्या बदला है? क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस दोस्ती पर इतनी गहरी नजर रख रही हैं? आज हम इसी सदियों पुरानी कहानी की परतों को खोलेंगे, जो प्राचीन व्यापार से लेकर भविष्य की रणनीतियों तक फैली हुई है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 2025 में हुई कुछ बेहद अहम यात्राओं से। जरा सोचिए, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री का नामीबिया और घाना का दौरा, और फिर ठीक साल के आखिर में दिसंबर 2025 में इथोपिया की यात्रा। इन दौरों ने सिर्फ कूटनीतिक गलियारों में ही हलचल नहीं मचाई, बल्कि इस रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर दी। तो सवाल यही है कि आखिर इस रिश्ते में ऐसा क्या खास है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। देखिए, भारत और अफ्रीका का रिश्ता कोई रातों रात बनी कूटनीति का नतीजा नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये उन प्राचीन समुद्री रास्तों तक जाती हैं जहां से मसालों की खुशबू आती थी, और उन संघर्षों तक जो हमने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़े थे। ये वो रिश्ता है जो नक्शों पर बाद में पहले दिलों में बना है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है। पहली सदी की एक किताब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लिखा है कि कैसे भारतीय जहाज मसाले और कपड़े लेकर अफ्रीका के तटों पर पहुंचते थे। फिर 12वीं सदी में सिद्धि समुदाय अफ्रीका से भारत आए और यहीं के होकर रह गए। और आधुनिक दौर में तो ये बंधन और भी मजबूत हो गया, जब महात्मा गांधी ने अफ्रीका की धरती पर सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में विकसित किया, और बाद में पंडित नेहरू ने अफ्रीका को बहन महाद्वीप कहकर उसके आज़ादी के संघर्ष को भारत का अपना संघर्ष बताया। और फिर 2008 में पहले इंडिया अफ्रीका फोरम समिट यानी IAFS ने इस ऐतिहासिक दोस्ती को एक आधुनिक संस्थागत ढांचा दिया। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वो पल है जिसने दो महाद्वीपों की तकदीर बदल दी। जरा कल्पना कीजिए, एक युवा भारतीय वकील जिसे दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया जाता है क्योंकि उसका रंग सही नहीं था। उसी सर्द रात उस ठंडे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मोहनदास करमचंद गांधी ने अन्याय से लड़ने का एक नया तरीका खोजा, सत्याग्रह। ये वो चिंगारी थी जो पहले अफ्रीका में जली, फिर भारत में आज़ादी की मशाल बनी, और आगे चलकर नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। सच तो यही है कि भारत और अफ्रीका की आज़ादी की कहानी एक ही स्याही से लिखी गई है। तो इतिहास की इतनी मजबूत नींव पर खड़े होकर अब आते हैं आज की दुनिया में, इस तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में, जहां हर देश अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। ये साझेदारी दोनों के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई है? भारत के लिए अफ्रीका भविष्य की एक बहुत बड़ी कुंजी है। देखिए, जब भारत अपनी G20 की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनवाता है, तो वो सिर्फ एक संगठन को शामिल नहीं करता, बल्कि खुद को ग्लोबल साउथ के एक निर्विवाद नेता के तौर पर स्थापित करता है। हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA जैसे मंचों पर सहयोग दोनों के लिए बेहद जरूरी है। और अर्थव्यवस्था, अफ्रीका दुनिया का सबसे युवा महाद्वीप है, एक ऐसा बाजार जहां अवसरों का महासागर है। लेकिन शायद सबसे अहम है वहां मौजूद महत्वपूर्ण खनिज, जो भारत के ग्रीन एनर्जी और मेक इन इंडिया जैसे सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि हम किस पैमाने की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, दुनिया का लगभग आधा कोबाल्ट और मैंगनीज सिर्फ अफ्रीका में है। ये वो खनिज हैं जिनके बिना ना तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बन सकती है और ना ही हमारे स्मार्टफोन्स चल सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत के आत्मनिर्भर और हरित भविष्य का रास्ता अफ्रीका से होकर गुजरता है। आर्थिक रिश्तों की बात करें तो भारत आज यूरोपीय संघ और चीन के बाद अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारे रिश्ते सिर्फ ऐतिहासिक बातों और भाषणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीनी हकीकत में भी बेहद मजबूत हैं। और ये नंबर इस रिश्ते की आर्थिक गहराई को और भी पुख्ता करता है। साल 2024-25 में $100 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत में बने ट्रैक्टरों से लहलहाते अफ्रीकी खेत हैं, और अफ्रीका से आए काजू से भारत में बनते पकवान हैं। ये लाखों लोगों के रोजगार और दोनों क्षेत्रों की तरक्की का सीधा सीधा प्रतीक है। तो भारत का अफ्रीका के साथ काम करने का तरीका बाकी दुनिया से अलग कैसे है? इसका जवाब है 2018 में दिए गए कंपाला सिद्धांत।
इसका मूल मंत्र बहुत साफ है। हम अफ्रीका को ये नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, बल्कि हम उनसे पूछेंगे कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसी साझेदारी है जो बराबरी पर आधारित है, बिना किसी शर्त के। ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि पार्टनरशिप है। लेकिन जैसा हर मजबूत और गहरे रिश्ते में होता है, इस सफर में भी कुछ चुनौतियां और मुश्किलें हैं। और एक यथार्थवादी नजरिया अपनाते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस साझा रास्ते पर कौन सी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, जिसके पास भारी भरकम बजट है और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की तेज रफ्तार। दूसरी तरफ भारत का अपना व्यापार भी नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ ही बड़े अफ्रीकी देशों तक सिमटा हुआ है। कई भारतीय परियोजनाओं में ब्यूरोक्रेटिक देरी होती है और साथ ही साहिल जैसे इलाकों में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ा जोखिम है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, रणनीतिक विरोधाभास। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ भारत कहता है कि हम अफ्रीका की मदद के लिए हैं, ये दक्षिण दक्षिण सहयोग की सच्ची भावना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए अफ्रीका के खनिज और ऊर्जा संसाधन भी चाहिए, और ये उसका राष्ट्रीय हित है। अब विरोधाभास ये है कि क्या आप किसी देश से संसाधन लेते हुए भी उसके सच्चे बराबर के भागीदार हो सकते हैं? इसी संतुलन को साधना इस रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है। इन चुनौतियों के बावजूद निराश होने की कोई वजह नहीं है, बल्कि ये चुनौतियां ही हमें एक बेहतर और गहरा रास्ता बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य का रोडमैप क्या कहता है और आगे की राह कैसी हो सकती है। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला कदम अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया यानी AFCFTA के साथ तालमेल बिठाना, जो पूरे अफ्रीका को एक सिंगल मार्केट बना रहा है। दूसरा, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन तक पहुंचाना। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम है खनिज से बाजार रणनीति अपनाना। इसका मतलब है सिर्फ कच्चा माल नहीं खरीदना, बल्कि अफ्रीका में ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और वैल्यू एडिशन का फायदा भी अफ्रीका को ही हो। और हाँ, जापान और UAE जैसे देशों के साथ मिलकर त्रिकोणीय सहयोग को भी मजबूत करना। और आखिर में विदेश मंत्री S जयशंकर का ये बयान इस रिश्ते की आत्मा को दर्शाता है। ये सिर्फ डॉलर, बंदरगाहों और खनिजों का खेल नहीं है, ये उस सम्मान, उस एकजुटता और उस भावनात्मक बंधन की कहानी है जो इतिहास के मजबूत धागों से बुनी गई है और भविष्य के साझा सपनों को साकार करने का वादा करती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया में जहाँ गठबंधन अक्सर फायदे और नुकसान देखकर बनते और बिगड़ते हैं, क्या भारत और अफ्रीका का ये बराबरी और सम्मान पर आधारित मॉडल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई परिभाषा लिख सकता है? एक ऐसा मॉडल जो लेन-देन से ऊपर उठकर विश्वास पर आधारित हो। ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले समय में शायद दुनिया की दिशा तय कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।